आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके क्लास में और आप हाजिर हैं हमारे क्लासरूम में। तो आज मैं फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेके आपके सामने हाजिर हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वह यूरोप के इतिहास से संबंधित है और वह है यूरोप में व्यापारिक क्रांति और वाणिज्यवाद। एक ऐसा चैप्टर जो यूरोप के आधुनिक काल से संबंध रखता है। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा यूरोप में इंग्लैंड जो एक देश है वहां किस तरह वैभवपूर्ण क्रांति हुई थी। कहने का मतलब यह है कि मध्ययुगीन यूरोप का अंत हो चुका था और आधुनिक यूरोप का आगमन शुरू हो गया था। तो ऐसे समय में बहुत सारे परिवर्तन हम देखेंगे जो यूरोप के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमने पढ़ा है कि किस तरह मध्यकालीन यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था थी, किस तरह वहां पर पोप की प्रधानता थी, किस तरह से वहां धन सुधार आंदोलन हुआ, पुनर्जागरण हुआ। इन सब के साथ साथ यूरोप मध्यकाल से आगे बढ़ा और आधुनिक युग के तरफ, आधुनिक काल की तरफ वह अग्रसर हुआ। इस समय बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसा कि हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि इंग्लैंड में जो राजतंत्रात्मक शासन था, बिल्कुल निरंकुश शासन, स्वेच्छाचारी शासन, उस तरह के शासन को आम जनता द्वारा नकारा गया। संसदीय व्यवस्था को महत्ता मिली, उसको महत्व मिला। इसी प्रकार अगर हम देखें तो आर्थिक क्षेत्र में भी यूरोप में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वह परिवर्तन क्या था? वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद को हम मर्चेंटाइलिज्म कह सकते हैं, मर्चेंटाइलिज्म कह सकते हैं। मर्चेंट जो व्यापारी होते हैं तो उसी से संबंधित हो वाणिज्यवाद, बाजार से संबंधित बात। और यह यूरोप के आर्थिक क्षेत्र में एक क्रांति भी हम कह सकते हैं इसको। यूरोप के आधुनिक यूरोप के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। तो क्या कारण था कि यूरोप में यह वाणिज्यवाद का उदय हुआ, मर्चेंटाइलिज्म का उदय हुआ? क्यों? तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या है यह वाणिज्यवाद। व्यापार वाणिज्य आप जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। मध्यकाल में हम क्या देखते हैं? व्यापारियों की एक श्रेणी होती थी, एक ग्रुप होता था, गिल्ड जिसे कहते थे, उसी के द्वारा व्यापार होता था, जिसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता था। अब जब यूरोप में बहुत तरीके का परिवर्तन आया, बहुत सारे नए नए देशों की खोज हुई और अब पहली बार एक लोगों की दृष्टि जो है वह बड़ी हो गई। अब उसका दृष्टिकोण बड़ा हो गया। अब वो सीमित क्षेत्र उनका नहीं रहा, हर क्षेत्र में उनकी दृष्टि जो है वह विस्तृत हो गई। इसी क्रम में हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भी एक नयापन आया और ये जो गिल्ड व्यवस्था थी यह समाप्त हो गई और नए तरीके का वाणिज्यवाद आया यूरोप में। हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया का पतन होने से पहले इटली का बहुत महत्व था। इटली के बहुत सारे क्षेत्र थे, उसका व्यापारिक केंद्र होता था वो। लेकिन कुस्तुनतुनिया के पतन होने के बाद बहुत सारे नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई और बहुत सारे देशों का पता चला और इसके साथ ही साथ व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हो गई।
तो इस तरह से यह वाणिज्यवाद यूरोप का, अगर हम कहें तो, जो अभी हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, कि पूरा संसार में हम कहीं भी कुछ भी पा सकते हैं, उस समय ये इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं। ये वाणिज्यवाद जो है यह शुरुआत थी। और यह कब इसका आगमन हुआ, हम कब कहेंगे कि वाणिज्यवाद कब शुरू हुआ, तो बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग टाइम बताया है। किसी ने कहा 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य जो है, बीच में वाणिज्यवाद का बहुत अधिक प्रचलन हुआ, बहुत महत्वपूर्ण विषय था यह राजनीतिज्ञों के लिए, अर्थशास्त्रियों के लिए। तो किसी ने कहा कि 15वीं शताब्दी के मध्य के बाद इस वाद का जो है की शुरुआत हुई। तो अगर हम कहें तो यही कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी के आधे के बाद या 16वीं शताब्दी से थोड़ा पहले से ये वाणिज्यवाद यूरोप में आरंभ हुआ और इसने पूरे यूरोप को बहुत अधिक प्रभावित किया। वाणिज्यवाद को हर देश में अलग अलग तरीके से जाना गया। फ्रांस में इसे कोलबर्टवाद कहा गया, क्योंकि जॉन बैप्टिस्ट कोलबर्ट इसके प्रणेता थे वहां पर फ्रांस में। जर्मनी में कैमरलीनवाद कहा गया, क्योंकि वहां कैमरलीन जो थे वो उन्होंने वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन दिया और उसके बारे में उन्होंने बताया लोगों को। और इंग्लैंड में वाणिज्यवाद या मर्केंटाइलिज्म जो है वो कहा गया। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में वाणिज्यवाद को इस तरह से परिभाषित किया गया। अब हम पूछते हैं कि वाणिज्यवाद, ये जो नया वाणिज्यवाद शब्द आया, ये कहां से आया? तो वाणिज्यवाद का प्रयोग एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, अर्थशास्त्री कह सकते हैं, एडम स्मिथ, उन्होंने वाणिज्यवाद का प्रयोग सबसे पहले किया। इस तरह हम देखते हैं कि वाणिज्यवाद अब एक अपने रूप में आ गया था। और अब हम जानेंगे कि क्या कारण थे ये वाणिज्यवाद जो हुआ, ये क्या कारण थे इसके उदय के। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पुनर्जागरण। हम देख रहे हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। किस तरह? मध्यकालीन यूरोप पोप और सामंतों के चपेट में दबा हुआ था। ऐसे समय में जब उनके पास कोई चिंतन शक्ति नहीं थी, कोई तर्क वितर्क का उसके पास की सोच ही नहीं थी, ऐसे समय में पुनर्जागरण हुआ। बहुत सारे लेखकों ने, विद्वानों ने, कलाकारों ने इन सोई हुई जनता को जगाया कि तुम अपने आप को पहचानो और इस चर्च, पोप या सामंतों के शोषण से, उसके क्या कहेंगे, उसके इससे निकल करके तुम एक अपना अस्तित्व को ढूंढो, खुद को जानो। तो ये पुनर्जागरण का जो प्रभाव था यह ऐसा पड़ा कि यूरोप के लोग पहली बार तर्क वितर्क पर ध्यान देने लगे, शिक्षा की तरफ उनका रुझान हुआ, वह मुखर हो गए। उन्होंने मानववाद को जाना और इसके साथ ही साथ उन्होंने धर्म और पोप का बहिष्कार किया और सही तरीके से समझा कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो ये जो पुनर्जागरण था, रेनेसां जिसको हम पढ़े हैं हम लोग, यह उस समय के लोगों को, यूरोप के लोगों को एक नए रूप में खड़ा किया, नई जागृति दी। और यह एक बहुत बड़ा कारण बना वाणिज्यवाद को बढ़ाने में, उसे शुरू करने में, कि किस तरह से हम अपना विकास करें। पहले क्या था कि हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन तो बस परमात्मा के अधीन है,
हम कुछ भी नहीं है, भौतिक सुख सुविधा का हमारे सामने कोई महत्व नहीं है, हम एकदम से बहुत ही निरीह टाइप के जीवन जी ले, यही हमारी महानता है। तो ऐसी ऐसी जो सोच बनाई गई थी उससे लोग उबरे और अब भौतिकवाद की तरफ, अपने सुख, अपनी सुविधा, अपने आनंद की तरफ वो आगे बढ़े। यही पुनर्जागरण था जिसका प्रभाव वाणिज्यवाद के कारण पर पड़ा। धर्म सुधार आंदोलन, हम यह भी देखते हैं कि किस तरह धर्म के क्षेत्र में पोप का जो वर्चस्व था, राजा भी पोप से डरता था। पोप इतना शक्तिशाली था कि वह जब चाहे तब किसी राजा को सिंहासन से उतार करके वह अपने मनचाहा आदमी को बैठा सकता था, जो उसका शुभचिंतक हो या उसके हित की बात करता हो। पोप के विरुद्ध जब राजा भी बात नहीं कर सकता है तो आम जनता की क्या औकात थी। तो ऐसे समय में धर्म सुधार आंदोलन जो हुए, जिसमें बहुत बड़े बड़े धर्म सुधारकों ने आगे आकर लोगों को जगाया, बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य बहुत कुछ है। और इसी क्रम में लोगों ने जाना कि हाँ, हमें अधिक सुख सुविधा प्राप्त करना चाहिए, हमें बहुत जो भौतिकवाद जो कहा जाता है उससे हम अगर नजदीकी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जागृति, यह धर्म सुधार का परिणाम था और इसके द्वारा अब लोगों के मन में वाणिज्यवाद, अरे भाई हम काम करेंगे, हम व्यापार करेंगे, वाणिज्य करेंगे, हम उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, क्रय विक्रय करेंगे, वितरण व्यवस्था में हमारा भागीदार रहेगा, सहभागिता रहेगा, तो उससे हमारा विकास होगा, हमारे पास अधिक धन होगा, अधिक धन होगा तो हम धनी कहलाएंगे, हम धनी कहलाएंगे तो हम सुखी रहेंगे। तो ये जो बात थी, ये भौतिकवाद, इसके तरफ लोगों का रुझान हुआ। धर्म को छोड़कर लोग भौतिकवादी हो गए और भौतिकवादी जब हुए तब वह वाणिज्यवाद की तरफ तो वो जाते ही, इसी तरह वो वाणिज्यवाद की तरफ निकल पड़े। आर्थिक कारण हम क्या देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भी यूरोप के देशों की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था और जो हम देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में जो बहुत सारी विषमताएं थी, जिसके कारण देश जर्जर अवस्था में आ चुका था। ऐसे समय में बहुत सारे नए नए देशों का भी पता चल चुका था और उनके साथ व्यापार करके ऐसा हो सकता था कि लोग देश अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। तो इसके लिए अपने देश की आर्थिक अवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक था कि आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ना, वाणिज्यवाद के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ताकि देश को संभाला जा सके और फिर उसे विकसित किया जा सके। राजनीतिक कारण हम क्या देखते हैं, मध्य काल में सामंतवाद था, सामंतवाद का पतन होता है और राजतंत्र का उदय होता है और अब राजा अपने पूरे ताकत से राज सिंहासन पे बैठते हैं। और ऐसे समय में जो जनता होती है उसे भी राजतंत्र ही पसंद आता है, निरंकुश शासन के, हाँ मेरा राजा ऐसा हो कि वो देश को संभालने वाला हो, वो कल्याणकारी हो, हम उसके साथ हैं। सामंतवादी व्यवस्था को जनता ने नकार दिया था और अब लोग राजनीति के क्षेत्र में निरंकुश राजतंत्र को मानने के लिए तैयार थे। एक जो बहुत बड़े लेखक हैं मैकियावेली, जिन्होंने द प्रिंस की रचना की थी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि राज्य में राजा ही सर्वोपरि होना चाहिए, राजा एकमात्र वह व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास सारे अधिकार हो, सत्ता जिसके हाथ में हो। क्योंकि इससे पहले क्या था,
पोप के हाथों में, राजनीतिक सत्ता पोप के ही हाथों में थी। राजा भी उसके सामने कुछ नहीं था। ये बिल्कुल उसी तरह की बात होती थी, एक म्यान में दो तलवार। तो ऐसी स्थिति में राज्य या देश कभी शांति से नहीं रह पाता था और टकराव की स्थिति बनी रहती थी। अंततः पोप ही आगे निकलता था और वह धर्म के नाम पर या रूढ़िवादिता के नाम पर और अपने तरीके से लोगों को समझा बुझाकर देश को पीछे रखा हुआ था, जिसके कारण ना तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही थी, ना तो देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही थी। तो ये सब कारण जो है, यह वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत था। वाणिज्यवाद में क्या था? अपने देश को उद्योग धंधे के द्वारा, व्यापार वाणिज्य के द्वारा, जैसा कि मैंने बताया, क्रय विक्रय के द्वारा, वितरण प्रणाली के द्वारा, इनके द्वारा अपने देश को मजबूत करना और साथ ही साथ अधिक से अधिक सोने और चांदी का संग्रह करना। कहा गया था, अधिक सोना तो अधिक धन, उस अधिक सुख, अधिक मतलब सोना से ही धन है और धन से ही जो है सुख है। तो ये जो विचार था कि व्यापार के द्वारा अधिक से अधिक सोना चांदी अपने यहां जमा करो। अगर हमारे पास अधिक सोना चांदी होगा तो हम अधिक समृद्ध होंगे, हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। यह वाणिज्यवादियों का एक महत्वपूर्ण नारा था। अब वाणिज्यवाद के विचारक कौन थे? जैसा कि हमने बताया कि 16वीं 17वीं शताब्दी में वाणिज्यवाद का उदय हुआ। तो विचारक उसमें होंगे कोई चिंतक जिन्होंने वाणिज्यवाद के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही होंगी, उन्होंने बड़े बड़े शोध किए होंगे। तो उसमें सर थॉमस मन थे, एक बहुत ही बड़े विचारक, वाणिज्यवाद के सबसे बड़े विचारक। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, इंग्लैंड ट्रेजर बाय ट्रेड। तो ये जो इनकी किताब थी, इसमें इन्होंने क्या लिखा कि हमें अधिक से अधिक निर्यात करना चाहिए। निर्यात मतलब समझ रहे हैं, अपने यहाँ का चीज दूसरे देश बेचना चाहिए और कम से कम आयात करना चाहिए। ये इनका सिद्धांत था। इन्होंने जो अपनी किताब लिखी, जो अभी मैंने बताया, तो इसमें उनका फोकस इसी बात पर था। ये अलग बात है कि इनकी जो किताब इनके मरने के बाद छपी, लेकिन इनका जन्म 1571 में हुआ था और 1641 तक ये रहे और इस बीच इन्होंने वाणिज्यवाद पर गहन अध्ययन किया और इंग्लैंड को एक नई गति दी इन्होंने वाणिज्यवाद के क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं एंटोनियो सेरा। यह भी एक विचारक थे और इन्होंने क्या कहा? इनका कहना था अधिक से अधिक सोना चांदी अपने देश में जमा करो, अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। अब बात करते हैं जॉन बैप्टिस्ट कोलबार्ट। ये फ्रांस के बहुत बड़े, जिनको वित्त से संबंधित ज्ञान हो, वो थे, वित्त मंत्री भी थे ये। तो इन्होंने भी वाणिज्यवाद को अपने तरीके से बताया कि किस तरह से अपने देश में उद्योग धंधे, नहरें, सड़कें, जो जहाज, पानी के जहाज, ये इन सबों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। इससे क्या होगा कि वाणिज्यवाद, अपने देश का जो वाणिज्य है वह बहुत ही मजबूत होगा। और इन्हीं के नाम पे, कोलबर्ट के नाम पे, फ्रांस में वाणिज्यवाद को क्या कहते हैं? कोलबर्टवाद। कोलबर्टवाद। इसी तरह सर विलियम पैटी थे। इन्होंने पहली बार सांख्यिकी
विधि से परिचय कराया लोगों को वाणिज्य के क्षेत्र में। और सर जोसिया चाइल्ड जो थे, इन्होंने टैक्स के बारे में बताया कि कहाँ हमें कम टैक्स लेना चाहिए, कहाँ ज्यादा टैक्स लेना चाहिए, किस जगह पर वाणिज्य व्यापार को अच्छा चले, किसी भी व्यापारी को सुविधा मिले, उसके लिए हमें कम टैक्स लेना है, हमें अधिक से अधिक आयात ना करना पड़े, इस पे हमें ज्यादा टैक्स लेना। तो टैक्स संबंधी जो बातें थी उसे जोसिया चाइल्ड ने बताया। तो इस तरह से इन विचारकों को हमने देखा कि इनमें क्या खासियत थी। सर थॉमस मन ने क्या कहा था कि हमें अधिक से अधिक निर्यात करना चाहिए, अपना सामान दूसरे देश में भेजना चाहिए, आयात हमें कम करना चाहिए। एंटोनियो सेरा का क्या कहना था, अपने देश में अधिक से अधिक जमा करना चाहिए सोना चांदी। और सर विलियम पैटी जो ये सांख्यिकी विधि के जो है प्रणेता थे अगर कहा जाए तो, और कोलबर्ट जो थे, इन्होंने अपने देश को हर क्षेत्र में मजबूत करने की कोशिश की ताकि वाणिज्य व्यापार में उसको संरक्षण मिले, उसको प्रोत्साहन मिले, वह अधिक स्मूथली चले। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये वाणिज्यवाद विचारक जो थे उस देश में, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे जर्मनी में हो, इन लोगों ने अपना अपना, चाहे स्पेन में हो, सभी ने अपना अपना विचार रखा कि अपने देश की आर्थिक व्यवस्था वाणिज्यवाद के द्वारा कैसे अच्छी हो। अब हम बात करेंगे वाणिज्यवादियों का क्या उद्देश्य था, इनका एम क्या था। ये वाणिज्यवादी जो थे, जो वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन देते थे, इनका क्या उद्देश्य था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्होंने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना पर बल दिया। हमने बताया इससे पहले सामंतवाद था, सामंतवाद समाप्त होने के बाद राजा प्रधान हुआ, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, सामंत की शक्ति गिर गई। और इन वाणिज्यवादियों ने निरंकुश राजतंत्र को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि राजाओं ने भी वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन दिया। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा वाणिज्य होगा, अच्छा व्यापार होगा, तो उनके देश में अधिक से अधिक धन आएगा। तो दोनों एक दूसरे के समर्थक बने, इससे उन व्यापारियों का भी भला था और ये जो राजा है इनका भी कल्याण था और इनके राज्य का भी कल्याण था। तो इस तरह निरंकुश राजतंत्र की स्थापना से वाणिज्यवाद को एक नया बल मिला। क्योंकि पता नहीं सामंतवाद होता या पोप का शासन होता तो शायद वाणिज्यवादियों को उतना अधिक सहयोग या समर्थन नहीं मिल पाता जितना कि राजतंत्र या राजाओं के द्वारा उन्हें समर्थन मिला। सोने चांदी की महत्ता जो है स्थापित हुई। अब लोग जो है एक नए विचार की तरफ आगे बढ़ गए थे कि हमें अधिक से अधिक सोना चांदी अपने देश में जमा करना है। क्योंकि सोना चांदी ऐसा चीज है जो हमेशा उसका महत्व बढ़ता ही जाता है, कभी घटता नहीं है, उस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम कभी भी उसको हम बहुत अच्छे तरीके से उसका हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यापार के क्षेत्र में इन वाणिज्यवादियों ने क्या किया, सोने और चांदी के द्वारा व्यापार करना शुरू किया कि हम आपको अगर कुछ देते हैं उसके बदले में चांदी लेते हैं, उसके बदले में हम सोना लेते हैं। इससे देश की आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो ही रही थी और साथ ही साथ जो व्यापारी थे उनकी भी स्थिति मजबूत हो रही थी। व्यापार में एक विशेषता आ गई। पहले व्यापार जो है बहुत सीमित क्षेत्र में होता था, अब व्यापार का क्षेत्र बहुत बढ़ गया। बहुत सारे नए नए उपनिवेशों की स्थापना हो गई थी, बहुत सारे नए नए देश का पता चला था और वहां पे इन वाणिज्यवादियों के द्वारा व्यापार होने लगा था। बहुत सारे कंपनी स्टॉक एक्सचेंज टाइप का चीज बन गया था जो इन क्षेत्रों में व्यापार करना शुरू कर दिया था और इन व्यापार के द्वारा व्यापारियों को तो फायदा होता ही था, व्यापारी के साथ साथ देश को भी फायदा हो रहा था। अब हम बात करेंगे उद्योग व्यापार को विशेष संरक्षण मिला, राजा द्वारा भी
कि भाई उद्योग धंधे से, वाणिज्य व्यापार से जब देश को इतना इनकम हो रहा है, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, तो सीधी सी बात है कि इन्हें संरक्षण देना जरूरी है। जो भी इसकी मूलभूत आवश्यकता है, इसे राजा द्वारा पूरी की जाती थी। जो समस्याएं हैं वह राजा के द्वारा दूर की जाती थी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि व्यापारी भी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फायदा दिख रहा था, इससे लोगों की भौतिक संपदा जो है वह बढ़ती जा रही थी, तो क्यों ना इसको वो मानते। तो इसके लिए उद्योग व्यापार को राज्य के द्वारा भी संरक्षण मिला और व्यापारियों ने भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की। अब हम बात करते हैं कृषि। कृषि तो शुरू से ही हम देखते हैं, वाणिज्य व्यापार था नहीं था, उद्योग धंधे थे नहीं थे, कृषि ही आर्थिक क्षेत्र का आधार रहा है। लेकिन इस समय में हम क्या देखते हैं, कृषि को दोयम दर्जे में रखा गया, कृषि को नजरअंदाज किया गया। फलतः कृषि जो है, कृषि का क्षेत्र वह गड़बड़ हो गया, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आ गई। तो यह उद्देश्य तो नहीं था कि कृषि में गिरावट आ जाए, लेकिन इन सब बातों को प्राथमिकता देने के क्रम में हम देखते हैं कि कृषि जो है वह छूट गया। तो इस तरह वाणिज्यवादियों का उद्देश्य अपने देश को सुखी संपन्न करना और अधिक बहुत बड़े क्षेत्र में व्यापार करके अपने आप को अधिक से अधिक धनी मानी बनाना, ये उसका उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं, ये व्यवस्था जो है ये बहुत दिनों तक नहीं चली। ये 16वीं सदी में, हम कहते हैं 16वीं सदी के कुछ पहले शुरू हुई, 18वीं सदी तक आते आते इस वाणिज्यवाद का अंत हो गया। अब बहुत सारे ऐसे कारण हो गए जिसके कारण यह वाणिज्यवाद जो है उसमें या तो कुछ परिवर्तन चाहिए था, या तो उसका अंत होकर के नए रूप में चाहिए था। तो इस तरह से पतन हो गया। फ्रांस में हम देखें, सबसे पहले एडम स्मिथ ने जो है, उन्होंने लिखा था, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा था कि ये वाणिज्यवाद जो है इसका बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं है, बहुत अच्छा भविष्य नहीं है। ये एडम स्मिथ ने कहा था अपने सिद्धांत में। कोलबर्ट ने जो है, जो फ्रांस के मंत्री थे, उन्होंने जो अपना जो निकाला कि हमें सिर्फ और सिर्फ व्यापार वाणिज्य पे ध्यान देना है, हमें नहर बनवाना है, सड़क बनवाना है, हमें नए नए उद्योग धंधे लगाना है, हमें वाणिज्य व्यापार के प्रति पूरी तरह से हम अपनी शक्ति लगा दें। तो ये वाली जो बात हुई, इससे क्या हुआ कि लोग परेशान हो गए। बहुत क्षेत्र में, ये क्षेत्र तो आगे बढ़ गया, कृषि के क्षेत्र में अब मान लीजिए कि खाने पीने का ही, चावल और दाल, अनाज नहीं हो रहा है और आप सोना पे सोना जमा कर रहे हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आम जनता, किसान, मजदूर, उन लोग वाणिज्य व्यापार को क्या जाने, उन्हें तो कुछ प्रश्रय ही नहीं मिल रहा। किनको प्रश्रय मिल रहा? पूंजीवादियों को, जिनके पास बहुत धन है, वो धन लगा रहे हैं, धन कमा रहे हैं। लेकिन जो आम जनता है वह तो निरीह रह गई, उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में कोलबर्ट का विरोध होने लगा फ्रांस में, और यह एक बहुत बड़ा कारण बना इस व्यवस्था के पतन का। कृषि का ह्रास, जैसा कि हमने बताया कि कृषि की स्थिति खराब हो गई, लोगों ने इस तरफ ध्यान देना छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ वाणिज्य व्यापार पर अपना ध्यान लगा दिया, जबकि कृषि जो है मूलभूत आवश्यकता है मानव जीवन के लिए, या किसी भी जीवन के लिए अगर हम कहें तो कृषि का महत्व कभी कम नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह वाणिज्यवाद का सिद्धांत आगे बढ़ने वाला नहीं था। सोने चांदी को हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक महत्व दे दिया गया, सोने चांदी को बहुत महत्व दे दिया गया। मान लीजिए कि हम खेती हो ही ना, किसी तरह की वाणिज्य ये उपज ना हो, तो आदमी क्या करेगा? सोना चांदी तो खाएगा नहीं, खाने के लिए तो उसे अनाज ही चाहिए। तो सोने चांदी का महत्व मिला
लेकिन लोगों ने जाना कि यह हमारी मूलभूत आवश्यकता नहीं है, इसका पता लोगों को चला। अब स्वतंत्र व्यापार की आवश्यकता होने लगी। अभी तक राजा के द्वारा व्यापार नियंत्रित हो रहा था, राजा के द्वारा व्यापार को प्रश्रय दिया जा रहा था, व्यापार में जो सरकार थी उसका बहुत महत्व था। लेकिन धीरे धीरे अब व्यापारी जो है उनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। अब वो अधिक से अधिक कमाने के चक्कर में लगे रहने लगे। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम स्वतंत्र व्यापार करते हैं, और ऐसे में जो राजकीय नियंत्रण था, जो राजा के द्वारा नियंत्रण था, जो उनके का नियम था, उसे लोगों को पसंद नहीं आने लगा, और लोग इसका विरोध करने लगे। और धीरे धीरे क्या हम देखते हैं कि जो राजा के अंदर जो वाणिज्य व्यापार होता था, अब स्वतंत्र व्यापार की तरफ अग्रसर हो गया। तो इस तरह से यूरोप में जो आर्थिक क्षेत्र में क्रांति आई थी, उसने, अगर हम कहें तो भविष्य में जो आर्थिक क्षेत्र में बड़ी क्रांति हुई, उसका यह पहला कदम था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूरोप में जो व्यापारिक क्रांति थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जिस समय यूरोप की स्थिति बहुत खराब थी, इतने सारे युद्ध, सामंतवाद, मध्य युग, ये सब के चपेट में आकर के यूरोप जो बहुत त्रस्त था, वह वाणिज्यवाद के प्रभाव में आकर पुनः एक बार जीवंत हो उठा, और यूरोप के हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वृद्धि हुई, उसमें विकास हुआ, इस तरह हम कह सकते हैं। तो आज का वाणिज्यवाद का चैप्टर में यह समाप्त।